राधे राधे। आप एपिसोड्स जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते इनको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। एपिसोड 410 नज़दीकियाँ। वंश उस लड़की को देख रहा था जिसने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल बाद कुशा ने उसे इंजेक्शन लगा दिया और उसके हाथ पर मसाज करते हुए बोली, बस हो गया। फिर उसने उसके चोट पर दवाई लगा दी। उसने कहा, तुम्हारी चोट अब जल्दी भर जाएगी। मैं ये कुछ दवाई लिख रही हूँ, इसे वक्त पर ले लेना, ओके। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर कुशा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, रितिका। वंश ने कहा, ओह, तो इसका नाम रितिका है? कुशा ने कहा, पूछा उम्र? रितिका ने जवाब दिया, 21। डॉक्टर दवाई की पर्ची वंश को देते हुए बोली, वंश ये ले, मेडिकल स्टोर से ले लेना। वंश ने हाँ में सर हिलाया। कुशा ने कहा, रितिका अब तुम जा सकती हो। रिति ने कहा, थैंक्स डॉक्टर, और वो खड़ी हो गई। वंश ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा, पर दरवाजे पर रुकते हुए बोला, डॉक्टर कुशा, मोम को इस बारे में कुछ मत बताना। डॉक्टर कुशा ने भी, ओके वंश, तुम्हारी मोम को बताऊंगी तो तुम आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं यहाँ आए थे। वंश ने कुछ नहीं कहा और उसे ले गया। डॉक्टर कुशा ने भी ओके कहा, तुम्हारी मॉम को बताऊंगी कि तुम आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं यहाँ आए थे। वंश ने कुछ नहीं कहा और उसे ले गया। कुछ देर बाद वे दोनों कार में थे। वंश ने कहा, तुम कहाँ रहती हो? रितिका ने कहा, वो जो बड़ी सी बिल्डिंग है ना शहर में, उससे 10 किलोमीटर लेफ्ट, फिर 3 किलोमीटर राइट, फिर सीधा जाना है, फिर बुद्धा चौक से लेफ्ट और फिर तालाब से 500 मीटर अंदर, फिर 5th बिल्डिंग, 3rd रोड, अपार्टमेंट। वंश ने यह सुना और हैरानी से उसे देखने लगा। उसने कहा, साफ साफ कहो ना, तुम्हें रोजबाग कॉलोनी जाना है, इतना घुमा फिरा के क्यों बता रही हो? रितिका ने कहा, तुम ही ने तो पूछा, वैसे भी दी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें घूम जाऊंगा और कोई मुझसे ये पता पूछे तो ऐसे ही बताना। वंश ने अपना सर हिलाया। कुछ देर में वे दोनों एक बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। रितिका कार से बाहर आते हुए बोली, थैंक्स। वंश ने कहा, वंश, तुम मुझे वंश बुला सकती हो। रितिका ने कहा, थैंक्स वंश, फिर मिलेंगे, बाय। और वो हाथ हिलाते हुए मुस्कुराने लगी। वंश ने इतनी देर में उसकी मुस्कान पहली बार देखी थी। वो मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। वंश उसकी मुस्कान में कहीं खो सा गया था। तभी बिल्डिंग का गार्ड उनके पास आया और बोला, अरे रितु बिटिया, तुम किसके साथ आ रही हो? तुम्हारी दी कहाँ है? रितिका ने उसकी आवाज़ सुनी और चौंकते हुए कहा, क्या दी अब तक नहीं आई? गार्ड्स ने कहा, नहीं बिटिया, तुम्हारी दी अभी तक नहीं आई। गार्ड्स ने कहा, नहीं बिटिया। रितिका ने कहा, ओह ठीक है काका, आप उनकी फ़िक्र मत करिए। आपको तो पता है कि दी लड़ने में एक्सपर्ट है, उन्हें कुछ नहीं होगा। आप माँ को बुला देंगे, मेरे पास आज मेरी छड़ी नहीं है। गार्ड ने कहा, ठीक है बिटिया, मैं अभी तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ। पर ये बताओ, ये साहब कौन है? देखने में एक्सक्यूज मी, देखने में तो बहुत बड़े घर के लग रहे हैं। तुम इनके साथ क्या कर रही हो? रितिका ने कहा, ओह काका, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वंश पूरा वक्त उन्हें ही देख रहा था। कुछ देर बाद एक औरत उनके पास आई और रितिका को अपने साथ ले गई। उसके जाने के बाद वंश भी वहाँ से चला गया। रात को वक्त खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आज दिन भर जो हुआ उसके बाद सब काफ़ी थक चुके थे। अंश बेड पर लेटा एक बुक पढ़ रहा था और सोना मिरर के पास बैठकर लोशन लगा रही थी। उसने कहा, वैसे अंश, आपको नहीं लगता किसी जल्दी वक्त बीत रहा है? देखिए ना, कुछ ही वक्त पहले आयांश की शादी कर ली और अब हमारी बेटी की भी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। जस्ट इमेजिन, कुछ वक्त बाद हम आयांश और सानवी के बच्चों के साथ खेल रहे होंगे और वो हमें ग्रैंड माँ बुलाएंगे। पता ही नहीं चला बच्चे कब इतने बड़े हो गए। अंश ने यह सुना और बुक साइड से रखकर उसके पास आते हुए बोला, हाँ, बच्चे अब बहुत बड़े हो गए हैं और जिम्मेदारियां भी समझने लगे हैं। तो क्यों ना हम आयांश और सानवी की शादी के बाद कहीं वैकेशन पर चलें?
मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना है, जस्ट लाइक मिनी हनीमून। सोना ने यह सुना और उसके हाथ को अपने कंधे पर हटाते हुए बोली, उम्र देखी है आपने, ये बच्चों के हनीमून पर जाने का वक्त है और आप हमें ले जाना चाहते हैं। सोना की बात सुनकर अंश अपने कमर के हाथ रखते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, तुमने मुझे बूढ़ा कहा? सोना ने हाँ में सिर हिलाया। अंश उसके पास आकर उसके हाथ को उसके हाथ को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम होगी बूढ़ी दादी, अभी तो मैं जवान हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अब भी ये साबित कर देता हूँ। सोना ने यह सुना और उसके कहने का मतलब समझते हुए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अंश नो! पर अंश कहाँ सुनने वाला था। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर आ गया। अगली सुबह आयंश गहरी नींद में था, तभी उसे अपने गाल पर कुछ सॉफ्ट सा फील हुआ। उसने झटके से आंखें खोली और सामने देखा। रूहानी उसे एकटक देखते हुए उसके गाल को सहला रही थी। इधर रूहानी के मन में कुछ तो चल रहा था। उसने धीरे से कहा, आप सबके लिए इतने अच्छे हैं तो हमारे लिए आप हमेशा बेरुखी क्यों दिखाते रहते हैं? हमने देखा है कि यहाँ सब आपको बहुत पसंद करते हैं, पर आप जिस तरह हमारे साथ रहते हैं हमें आपको समझ में बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रही है। समझ में नहीं आता आपके कितने चेहरे हैं। आयंश उसकी बात सुनते हुए उसे कुछ देर यूं ही देखता रहा और फिर उससे अपनी भारी आवाज़ में कहा, तुम ये क्या कर रही हो? अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर रूहानी चौंक गई। उसने आयंश की आंखें खुली देखी तो उठकर बैठी हो गई। वो अपने बाल ठीक करते हुए बोली, हम आपको नहीं देख रहे, सच्ची। और वो अपनी नज़रें चुराने लगी। कुछ पल बाद वो बेड से खड़ी हो गई और कपड़े ठीक करने लगी। तब तक आयंश भी हेडबोर्ड से टिक कर फ़ोन चला रहा था। रूहानी ने देखा उसका दुपट्टा उसके गले पर नहीं बल्कि आयंश के नीचे दबा हुआ है। वो दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए बोली, सुनिए, वो हमारा दुपट्टा आपके नीचे है। आयंश ने यह सुना और उसे देखने लगा। रूहानी का सूट गहरे गले का था, जिसकी वजह से उसने अपने सीने पर अपना दूसरा हाथ रखा था। आयंश ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसका दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया। रूहानी उसे लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन कारपेट में उसका पैर उलझा और वो आयंश के ऊपर आकर गिरी। आह! आयंश के हाथ अपने आप ही उसी कमर पर चले गए और वो उसके चेहरे को देखने लगी। रूहानी की आंखें कसकर बंद थीं और उसने अपने आयंश ने गला साफ करा और अपनी सांसें रोक रखी थी। दोनों का चेहरा एकदम करीब था, इतना करीब कि आयंश रूहानी की गर्म सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रहा था। आयंश ये मानता तो नहीं था चाहता था, लेकिन रूहानी को देखकर उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता था। उसने खुद से कहा, आई थिंक मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, मुझे सारांश से बात करनी होगी। पता नहीं क्यों इस लड़की के पास होने से मुझे अजीब सा क्यों लगता है, जैसे मुझे एंग्जाइटी हो गई हो। कुछ पल बाद रूहानी ने अपनी आंखें खोली। उसने आयंश के चेहरे को अपने इतने पास देखा तो उसे हिचकी आने लगी। उसने आयंश के कंधे को पकड़ा और उसे दूर जाने लगी तो वो उसके ऊपर फिर से गिर गई, क्योंकि आयंश के हाथ अब भी उसके कमर पर लिपटे हुए थे। रूहानी ने आयंश को देखा, पर आयंश अब भी उसी तरफ रूहानी को देखने हुए उसके दिल के हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़रें अभी रूहानी की आंखों से मिलती तो कभी वो उसके होठों को देखने लगता। आयंश के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर रूहानी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आई मीन अप एंड डाउन। वो कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन आयंश की नज़रें तले उसके मुंह से कोई शब्द भी बाहर नहीं आ रहे थे। उसने गाल तो पहले से ही लाल हो गए थे। उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। अब उसने आयंश के हाथ को अपनी खुली पीठ पर महसूस किया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आयंश को देखा। आयंश उसकी खुली पीठ पर हाथ फेरते हुए उसके गर्दन को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब ले आया। आयंश ने इंटेंशनल होकर समझते हुए रूहानी को कसकर आंखें बंद कर ली और उसके टी शर्ट को मुट्ठी में भींच लिया।
आयांश उसके कांपते होठों को देख रहा था। उसे लग रहा था रूहानी ने ये लाल होठ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उन्हें देखते हुए उसे उसके अंदर अजीब सा प्यास का एहसास हो रहा था। उसने अपने दिल का दिमाग के बीच हो रहे जंग को ख़त्म करने के लिए उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। उसके ऐसा करते ही रूहानी की मानो सांसें ही उसके गले पर अटक गई। आयांश ने उसके सर को पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों को अपने होठों से खेलने लगा। उसे किस करते हुए उसके दिमाग पर सारी उलझनें गायब हो गई। उसे लग रहा था जैसे उसे अपने दिमाग में चल रहे सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। वो इसी वक्त रूहानी के करीब जाना चाहता था। ये सोचते हुए उसने रूहानी को पलटा और अब उसके ऊपर आते हुए उसे डीपली किस करने लगा। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये दूसरी बार था जब आयांश उसके साथ ये कर रहा था। उसने कसकर आयांश के कंधे को पकड़ लिया और अपने नाखून उसके स्किन पर चुभने लगे। अब उसने अंदर अजीब सा सेंसेशन महसूस हो रहा था। वे दोनों अभी एक दूसरे में खो ही रहे थे कि अचानक से आयांश को अपने हाथ में कुछ गीला सा महसूस हुआ। वो झट से रूहानी से दूर हो गया। उसने देखा उसके हाथ में, जो कि रूहानी के गाल पर थे, उसके रूहानी के आंसू की बूंदें थीं। रूहानी की आंखें बंद थीं, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसे रियलाइज़ हुआ वो क्या कर रहा था। वो उससे दूर हो गया। वो नज़रें चुराते हुए बोला, ओह तुम। रूहानी ने कुछ भी नहीं कहा, बस गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आयांश ने उसे ऐसे देखा तो उठकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद आयांश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ गया। रूहानी भी सबके पास डाइनिंग टेबल पर थी। उसने आयांश को देखा, इधर उधर देखने लगी। आयांश ने भी अपना गला साफ किया और बाहर जाते हुए बोला, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा, मुझे देर हो रही है। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आयांश अक्सर कर ऐसा करता ही था। रूहानी उसे जाते हुए देखने लगी। वंश ने अब तक किसी से बात नहीं की थी, ना ही आयांश से और ना ही सानवी से। सानवी बहुत दिनों बाद आज ऑफिस जाने वाली थी और सोना और सारांश हॉस्पिटल। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम से चले गए। आरवी कॉलेज जाने के लिए तैयार थी और आज सारांश सोना के साथ जल्दी ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया, इसलिए आरवी आज अकेले ही कॉलेज जाने वाली थी। वो अपने हाथ में बुक्स लेकर बाहर आ ही रही थी कि उसके सामने से हाथ में एक कार की घुमाते हुए आ रहे अध्यव्य से टकरा गई और उसके सारे बुक्स जमीन पर आ गिरी। अध्यव्य उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, और वो जल्दी जल्दी उनके बुक्स उठाने में उसकी मदद करने लगा। आरवी उसे रोकते हुए बोली, इट्स ओके मिस्टर सिंह, मैं ये कर लूँगी। पर अध्यव्य नहीं माना। उसने बुक्स उठाकर आरवी के हाथ पर रखा और कहा, तुम कॉलेज जा रही हो? आरवी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने हाथ की घड़ी के वक्त देखा। ओ नो, आज लेट हो जाऊंगी। सॉरी मिस्टर सिंह, मुझे जाना होगा। और वो जल्दी जल्दी घर से बाहर जाने लगी तो अध्यव्य उसे रोकते हुए बोला, आरवी रुको, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, मैं बाहर ही जा रहा था। आरवी ने यह सुना और वो रुक गई। उसने अध्यव्य को देखा और कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे दोनों कार में थे। अध्यव्य को शांत रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। उसमें गाना बजने लगा और अध्यव्य ने वॉल्यूम हाई किया और उसे गुनगुनाने लगा। आरवी ने उसे देखा और कहा, मिस्टर सिंह, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करेंगे, मुझे ज़्यादा शोर पसंद नहीं है। अध्यव्य ने यह सुना और कहा, ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम्हें ज़्यादा बात करना नहीं पसंद, इसलिए मैं ये आई एम सॉरी। हाँ। आरवी ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर की तरफ देखने लगी। अध्यव्य ने उसे देखा और कहा, वैसे एक बात कहूँ, तुम रायज़ादा सिस्टर्स में ना एक बात कॉमन है, तुम दोनों बहुत ही कम बात करती हो। तुम्हारी बहन भी वैसी ही है और तुम भी। वैसे क्या कॉलेज में तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? अगर है तो पहले ही बता देना, फालतू में किसी लड़के का दिल टूटने से बच जाएगा। आरवी ने हैरानी से उसे देखा और कहा, जी नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अध्यव्य ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह बातें करते हुए वे दोनों कॉलेज पहुंच गए। आरवी कार से बाहर आई और अध्यव्य से बोली, थैंक्स मिस्टर सिंह, मुझे कॉलेज तक छोड़ने के लिए। अध्यव्य ने अदब से सामने सीने से पर हाथ रखा और कहा, इट्स माय प्लेजर मैम।
अगर आपको कोई और सेवा या मदद चाहिए तो इस नाज़ीज़ को ज़रूर याद कीजिएगा। आरवी ने सुना और वो हंसने लगी। अतः वे पहली बार उसे ऐसे हंसते हुए देख रहा था। वो हंसते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ वो क्या कर रहा था। उसने अपनी नज़र उससे हटा ली। उसने उसे बाय कहा और चला गया। उसके जाने के बाद आरवी चुप होकर उसे देखने लगी। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके। लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो, फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है, जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वन्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, दो दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं, जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा, जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने
CEO's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को